हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, वीडियो में हम जेई मेन के क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि जनवरी 2023 अटेम्प्ट में आए थे। अप्रैल के मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, इसके पहले भी काफ़ी कुछ मैं अपलोड कर चुका हूँ। इस चैप्टर के और दूसरे चैप्टर के प्लीज़ जरूर चेक करें प्लेलिस्ट सेक्शन। सो फिलहाल इसमें हम स्टार्ट करते हैं। इट इज़ ऑब्जर्व दैट कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्र ऑफ एलिमेंट शो रेगुलरिटी व्हेन फ्रीक्वेंसी टू द पावर n, दैट इज ये v की पावर n ऑफ x की एक्सरेज, और इसका प्लॉट बनाया गया बेसिकली एटॉमिक नंबर से। फॉलोइंग ग्राफ इज ऑब्टेन, तो वैल्यू ऑफ n पूछा था। सो गाइज, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, आपके अप्रैल के अटेम्प्ट में भी आया था, सेम ग्राफ बने हुए थे। तो देखिए क्या होता है कि एक हेनरी मोजले इक्वेशन होती है, ओके, और सेम इसी पे ही क्वेश्चन पूछा गया था। हेनरी मोजले के अकॉर्डिंग स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू a इंटू जेड माइनस बी, जहाँ पे a एंड b कांस्टेंट होते हैं। न्यू इज ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी एंड आपका जो z है इज एटॉमिक नंबर। सो अगर आप इसके अकॉर्डिंग देखोगे, ठीक है, अब देखिए न्यू और b z है, ये बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, तो एक्चुअली ये वाला ग्राफ बनता है इसमें। ओके, जब भी आप देखोगे तो इसमें बेसिकली अप्रैल में ग्राफ पूछा हुआ था। अब ये कह रहा है कि n की वैल्यू, तो ऑब्वियसली गाइज यहां से दिख ही रहा है n की वैल्यू आपकी हाफ होगी। ओके, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। सो इसके अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ वेवलेंथ ऑफ the first line of Paschen series of hydrogen atom is 720 nanometer, then the wavelength of second line of this series is। देखिए सिंपल है, सबसे पहले आपको ये समझना होगा इसमें दो चीज की, पाश्चन सीरीज और की फर्स्ट लाइन क्या होती है, और अकॉर्डिंगली जब आपका जो फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन है किसी शेल में, ओके, जब एक सेल से दूसरे शेल में कूदता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसके का क्या फॉर्मूला होता है। तो बेसिकली गाइस देखिए, रिडबर्ग इक्वेशन होती है। रिडबर्ग इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो आपकी E इक्वल्स टू होती है RH इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर बेसिकली जेड यहाँ पे आपका एटॉमिक नंबर होता है। ओके, सो देखिए n1 बेसिकली जो इनिशियल है आपकी, और n2 बेसिकली जो फाइनल जहाँ पे कूदा है। अगर यहाँ से अंदर कूद रहा है तो यहाँ पे ये n1 है, एंड सिमिलरली ये n2 हो जाएगी, ये ध्यान रखना है आपको। तो अगर देखिए ये इसके अकॉर्डिंग भी E इज इक्वल टू आपका एच सी ओवर लैम्डा होता है। तो अगर आपको लैम्डा पूछा हुआ है तब भी आप इजीली निकाल सकते हो। अगेन क्या हो जाएगा, सिंपल, ये एच सी इधर आ जाएगा। एच सी क्या है, दोनों भी कांस्टेंट है इनकी प्रोडक्ट, तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट हो गया, आप ये समझे। ओके, तो 1/लैम्डा इक्वल्स टू r इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। अगेन यहाँ पे हाइड्रोजन पूछा है तो 1 ही है, लेकिन वैसे। ओके, समझ में आएगा इतना। अब इन्होंने ये कहा है कि जो वेवलेंथ, अच्छा एक बात और बता दूं, कभी कभी वेव नंबर भी बोल सकते हैं। तो वेव नंबर क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा इक्वल्स टू 1/लैम्डा। ओके, तो जस्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। इस फॉर्मूले को अगर आप यूज करेंगे, देखिए नाउ लाइमन, ये कुछ सीरीज होती है, देखिए लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, ओके, एंड देन पी फंड। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए जब ये शेल्स बने हुए होते हैं तो KLMN इस तरह की शेल पढ़ते हैं O। ओके, या ये हो जाता है कि यहाँ इसको ऐसे बोल देते हैं n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, 3, 4, 5। ओके, तो लाइमन में बेसिकली K है LMNO। अगर आपको कहेंगे इनिशियल जो इनकी शेल्स होंगे, इनिशियल सेल्स कहते हैं ना, जो बेसिक फर्स्ट लाइन है इनकी, वो इनकी हमेशा n इक्वल्स टू, इसमें फर्स्ट लाइन इसमें 1 होगी, फर्स्ट लाइन इसमें 2 होगी, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5। मतलब अगर मैं कह रहा हूँ बामर की फर्स्ट लाइन यानी सेकंड शेल से आगे कहीं कूद रहा है वो, सिमिलरली पाश्चन में थर्ड लाइन से आगे कहीं कूद रहा है, ये समझ लेना आप। ओके गाइज, सो अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ पाश्चन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम 720, देन द वेवलेंथ ऑफ सेकंड लाइन ऑफ दिस सीरीज इज। देखिए पाश्चन के लिए n इक्वल्स टू 3 है, तो लेट जस्ट सपोज 1, 2 एंड ये 3 है, n इक्वल्स टू। तो अगर यहाँ पहला दिया हुआ है कि अगर n इक्वल्स टू 3 से 4 पे जा रहा है, उसकी वेवलेंथ दी हुई है 720 नैनोमीटर। तो ये कह रहे हैं अगर 3 से n इक्वल्स टू 5 पे जा रहा होता यहाँ पर, तब उसकी क्या वेवलेंथ होगी, समझ में आया। तो इसके अकॉर्डिंग अब देखिए सिंपल, 1/लैम्डा 1 फर्स्ट सीरीज का, सो r 1 कितना हो जाएगा, पहला 3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर, करेक्ट। तो 1/लैम्डा 2 क्या हो जाएगा, r इंटू 1/3 स्क्वायर, तो यहाँ पे होगा ही क्योंकि इनिशियल है, और फाइनल में 5 यानी 1 माइनस
5 स्क्वायर। ओके, इन दोनों को आप डिवाइड कर दोगे तो ये आपका हो जाएगा लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 इक्वल्स टू, ये तो कैंसिल आउट हो गए, यानी ये 1/9 माइनस 1/16 अपॉन 1/9 माइनस 1/25। ठीक है, इसको जब आप पूरे को सोल्व करते हो, आपका जो वैल्यू है लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 वो हो जाएगा आपका 7 इंटू 25 अपॉन 16 इंटू 16। ओके, सो लगभग आपकी जो लैम्डा 2 है वो हो जाएगी लैम्डा 1 इंटू 7 इंटू 25 अपॉन 16 इंटू 16, एंड ये पूरा लैम्डा 1 क्या दिया है 720, तो 720 के मल्टीप्लाई बाई दिस। ओके, सो जब आप इसको पूरे को सोल्व करते हो तो आपका जो लैम्डा 2 है वो रफली 492.1875 आएगा, एंड नियरेस्ट नीचे पूछा था तो 492 विल बी योर करेक्ट आंसर। आई होप गाइज आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ s इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन आयन विद 55 प्रोटॉन्स इन इट्स यूनिपॉजिटिव स्टेट। देखिए 55 प्रोटॉन्स कह गए यूनिपॉजिटिव स्टेट में, तो लेट जस्ट से फॉर एग्जांपल मेरा अगर x एलिमेंट है, अगर इसके देखिए न्यूट्रल है तो मेरे जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता हूं तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हो गए वो 54 हो गए, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल रिमेन सेम, ये थी है। ठीक है, नाउ जो एटॉमिक नंबर 55 होता है वो होता है आपका सीजियम का, जिसका अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो वो हो जाएगा सीजियम प्लस, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो ये हो जाएगा सीजियम प्लस का कह रहा हूं मैं गाइस। ठीक है, और एस कैसे हो जाएंगे देखिए, काउंट कर लीजिए, ये वाला ये एंड ये। ठीक है, 1 2 3 4 5 यानी 2 इंटू 5 10, तो 10 विल बी योर करेक्ट आंसर। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए गाइज मैंने एक ट्रिक ऑलरेडी अप्लाई की, बताई हुई है आपको, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, अगर आपको जस्ट इन केस इसका ये भी नहीं पता होता कि सीजियम होता है, तो आप उस ट्रिक यूज करके एटॉमिक नंबर्स के थ्रू ही आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाल सकते हैं, उसको जरूर चेक करें। ठीक है, सो फिलहाल इसमें ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The radius of second orbit of lithium 2 plus is x. The expected radius of the third orbit of Be3 plus is. देखिए बोहर्स रेडियस एक फॉर्मूला होता है आपका, आपने पढ़ा होगा, ये सेम इस पे क्वेश्चन कंसेप्ट पे अप्रैल में भी आया था। देखिए बोहर्स रेडियस का फॉर्मूला है r इक्वल्स टू a नॉट इंटू अपॉन z। ओके, तो z यहाँ पे आपका एटॉमिक नंबर है, n यहाँ पे नंबर ऑफ शेल है। करेक्ट। नाउ अगर हम लिथियम की बात कर रहे हैं तो आर सपोज लिथियम की बात कर रहा हूं तो ए नॉट इंटू nth शेल सेकेंड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो 2 स्क्वायर डिवाइड बाई लिथियम क्या हो जाएगा यहाँ पे, लिथियम विल बी 3। ओके, नाउ सिमिलरली अगर आर आप बेरिलियम की बात कर रहे हैं तो ए नॉट इंटू इसमें थर्ड ऑर्बिट की बात हो रही है यानी 3 स्क्वायर डिवाइड बाई बेरिलियम का हो गया एटॉमिक नंबर 4। ओके, सो अब जो ये इसकी रेडियस दी हुई है आर एल आई की वैल्यू दी हुई है एक्स। ओके, नाउ इसको लेट जस्ट से आर बी ई इज वाई, एज्यूम कर लो कुछ ऐसा नहीं, आर बी ई मान लो। ठीक है, तो एक्स अपॉन वाई डिवाइड कर दो दूसरों को तो ए नॉट इंटू ये क्या हो जाएगा 4/3 डिवाइड बाई ए नॉट, ये क्या हो जाएगा 9 डिवाइड बाई 4, कट गया है, तो ये हो जाएगा 16/27। करेक्ट। सो आपको वाई पूछा हुआ है तो वाई विल बी 27/16 इंटू एक्स। Correct, and this will be your final answer. Correct. So option number 1 is your final answer. I hope आपको समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। How many of the following metal ions have similar value of spin only magnetic movement in gaseous state? अब देखिए गाइज एटॉमिक नंबर ऑलरेडी गिवन है, अगर आप इनके V3 प्लस CR3 प्लस Fe2 प्लस Ni3 इन सबके पूछा हुआ है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट किसका सेम होगा। देखिए स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू जो आपका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 2, जहां पर n इज योर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब म्यू जो है वो सेम होगा अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स सेम है, तो आपको कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड निकाल के इसको कैलकुलेट करोगे। सिंपल अगर n सेम है यानी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इनमें किसी में सेम आ रहा है तो उसका म्यू भी सेम होगा, मैथमेटिक्स से सिंपल। ओके, तो इनके क्या करते हैं, देखिए V जो 3 प्लस है एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, मैं डायरेक्ट इसका जो आउटरमोस्ट शेल है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दे रहा हूँ V3 प्लस का, तो Cr3 प्लस का 3d3, सिमिलरली Fe2 प्लस का हो गया आपका 3d6,
एंड Ni3+ का हो गया आपका 3d7। ट्रिक देख लेना गाइज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इन सब में। अब इसमें आप नंबर ऑफ अनपेयर्ड कैसे देखोगे, देखिए डी में है 1 2 3 4, सब में आप जो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप इन सबको ऐसे ड्रॉ करके बस इलेक्ट्रॉन भर के देख लो। 2 है 1 2, इसमें 3 है 1 2 3, इसमें 6 है 1 2 3 4 5, और एक क्या हो गया 6, पेयरिंग होगी। ठीक है, इसमें 7 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखोगे, इसमें 2 हो गए, इसमें 3 हो गए, इसमें अगेन 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ओके, और इसमें ये तो पेयरिंग होगी, इसमें हो गई ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन में पूछा मेटल हैव सिमिलर वैल्यू ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट, तो इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मैंने क्या बताया था, वैल्यू म्यू की सेम आएगी। तो इसका मतलब जो Cr3+ है और आपका Ni3+ है, इन सबका सेम मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। इसका मतलब जो 2 है आपका वो करेक्ट आंसर है। 2 मेटल आयंस हैं इसमें जो कि सेम स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम इन लाइमन सीरीज इज लैम्डा, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बामर सीरीज ऑफ He+ इज। देखिए मैंने आपको बताया था लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट एंड पी फंड, ये आपके शेल्स के नाम लिखे जाते हैं, जैसे KLMNO लिख देते हो, और नंबर ऑफ जो इनिशियल शेल होता है इनका, नंबर ऑफ शेल स्टार्ट होते हैं इसके 1 से, इसका 2nd से, इसका 3rd से, इसका 4th से, इसका 5th से। सिंपल ये नाम है इसके। अब एक बार देखिए, जैसे इलेक्ट्रॉन है उसको कुछ एनर्जी दी यहाँ पे और वो इसमें मूव कर गया, समझिए, जितनी ज्यादा एनर्जी उसको देते रहेंगे वो आगे के शेल्स में मूव होता जाएगा, यानी जो ये एनर्जी डिफरेंस है इस तरह से बढ़ता जा रहा है। सिमिलरली E=hc/λ होता है, यानी अगर ये एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है तो लैम्डा शॉर्टेस्ट होगा। समझ रहे हो मेरी बात, जैसे जैसे शेल बढ़ता जाएगा लैम्डा छोटी होती जाएगी। तो इस सेम कंसेप्ट पे ही आपका क्या हो जाएगा कि हम ये मानते हैं कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या हो गया कि अगर मेरा N1 से जो N1 है, सपोज कुछ भी है फॉर एग्जांपल, अगर N=∞ पे जा रहा है, इसका मतलब उसमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हो जाएगी। बस ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो आपकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम इन लाइमन सीरीज यानी K=1 में, तो लेट जस्ट से 1/λ हमें पता है RZ² इंटू 1/N1² माइनस N2² होता है। मैंने आपको बताया था कि रिडबर्ग इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो अब ये तो देखिए कांस्टेंट है, इसका कुछ फिलहाल मत सोचे, Z की वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। अब हाइड्रोजन एटम के लिए सपोज 1/λH मान लेता हूँ, R ऐसे रखता हूँ, और 1² हो जाएगा, हाइड्रोजन का एटम एक नंबर 1 हो गया। लाइमन के लिए 1/1² माइनस 1/∞ का स्क्वायर, ये 1² हो गया। सिमिलरली, अच्छा पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा R इंटू 1 माइनस 1/∞ 0, तो ये R ही हो गया। ओके, नाउ अगर अब आप इसके बामर सीरीज हाइड्रोजन हीलियम के लिए पूछा है, तो 1/हीलियम के लिए क्या हो जाएगा, R इंटू 2² हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, और बायमन के लिए फर्स्ट सीरीज क्या है 2। ओके, अब इसमें देखिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछी हुई है, समझ रहे हैं, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या हो जाएगी, जस्ट नेक्स्ट शेल में, यानी N=2 से 3 में ही जा रहा है बस, तो 1/ इसमें 2² माइनस 1/3² हो गया। समझ में आया गाइस? सो अब ये अगर इतना समझ में आ गया, बस अब आगे कैलकुलेशन है बस। सो ये हो गया आपका R इंटू 4 इंटू 1/4 माइनस 1/9, और ये हो जाएगा लगभग R इंटू 5/9। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देते हैं, यानी 1/λH डिवाइड बाई 1/λB हीलियम इक्वल्स टू R डिवाइडेड बाई R इंटू 5/9। करेक्ट, ये 5/9 है गाइस, तो ये कट गया, और इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, HE/λH इक्वल्स टू हो गया 9/5। ओके, और हाइड्रोजन की दी हुई है लैम्डा, तो लैम्डा HE क्या हो जाएगा 9/5 इंटू λH, या 9/5 इंटू लैम्डा, एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 2। आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Assuming that the radius of first Bohr orbit of hydrogen atom is 0.6 angstrom,
द रेडियस ऑफ द थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस इज। देखिए बोहर रेडियस का फॉर्मूला होता है आर इक्वल्स टू ए नॉट इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, और एन यहाँ पे नंबर ऑफ जो भी nth शेल है, जेड इज द एटॉमिक नंबर। ओके, सो पहला दिया हुआ है फर्स्ट बोहर ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम इज 0.6 एंगस्ट्रॉम। तो अगर इसमें भी देखेंगे तो आर इक्वल्स टू ए नॉट इंटू एन क्या है फर्स्ट वन स्क्वायर, जेड हाइड्रोजन एटम का वन, तो ए नॉट, तो इसके लिए 0.6 एंगस्ट्रॉम है, तो यानी हो गया आर इक्वल्स टू ए नॉट इक्वल्स टू 0.6 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब बोहर ऑर्बिट पूछा है हीलियम प्लस का, तो आर इक्वल्स टू 0.6 अगेन इनटू एन क्या हो गया नंबर ऑफ शेल, यानी थर्ड ऑर्बिट के लिए क्या आ गया, या तो 3 स्क्वायर डिवाइड बाई हीलियम का हो गया यहाँ पे 2 एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो 0.3 इंटू 9 यानी ये हो गया 2.7 एंगस्ट्रॉम हो गया ये, करेक्ट। अब इसमें पूछा हुआ है पीकोमीटर में, तो देखिए 1 एंगस्ट्रॉम क्या होता है आपका 100 पीकोमीटर, तो पीकोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ गया पीकोमीटर, इसका मतलब 270 पिकोमीटर, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ये इन जूल पर मोल इज। देखिए वी नो कि E इज इक्वल्स टू एच न्यू, करेक्ट, जो एच की वैल्यू दी हुई है और न्यू हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये एक फोटोन की एनर्जी होती है, करेक्ट। तो अगर मैं एनर्जी ऑफ 1 फोटोन की बात कर रहा हूं तो E इक्वल्स टू एच न्यू का मतलब हो गया। अगर मैं ये कह रहा हूं कि 1 मोल में कितनी फोटोन में कितनी एनर्जी होगी, अब देखिए ये नंबर की बात हो रही है, एक फोटोन में E इक्वल्स टू एच न्यू है, तो 1 मोल इक्वल्स टू क्या होता है Na नंबर ऑफ फोटोन्स या मोलिक्यूल्स, करेक्ट। एक सिंगल एंटिटी है तो फोटोन्स लिख लो इक्वल्स टू जो भी होगा एंटिटी, तो 1 मोल में Na फोटोन हो गए। तो अगर मैं ये कह रहा हूं एक फोटोन में इक्वल्स टू एच न्यू है, तो Na फोटोन में कितनी एनर्जी हो जाएगी, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई एडिशन हो जाएगा Na एच न्यू। ओके, सो अब बस आपको वैल्यू रखनी है, Na एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 पावर 23, एच की वैल्यू क्या है 6.626 इंटू 10 पावर माइनस 34। अब देखिए जूल सेकेंड मोल ही है तो आपको यूनिट में कन्वर्जन कोई जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, और आपको जो फ्रीक्वेंसी है मल्टीप्लाई बाय ये 2 इंटू 10 पावर 12। ओके, इस पूरे को जब आप कैलकुलेट करते हो 798.16 जूल आ जाएगी। ओके, सो यानी अब आपको पूछा हुआ है नियरेस्ट इंटीजर, तो ये क्या हो जाएगा 798 विल बी योर फाइनल आंसर। आई होप गाइज आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन शेल विद n इक्वल्स टू 4, यानी nth फोर्थ शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। सो इसको गाइज करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आप कैसे भी यूज कर सकते हैं। देखिए और वो प्रिंसिपल भी अगर आप देखें आप, तो इस तरह से आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भरे जा रहे हैं, करेक्ट। सो अगर आप फोर्थ शेल में भर रहे हो तो आपके फोर्थ शेल में देखोगे तो SPDF सारे के सारे सब शेल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो फोर्थ सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, S प्लस P प्लस D प्लस F के इलेक्ट्रॉन्स। तो S में मैक्सिमम कितना आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं ना। सिमिलरली P में कितना आ सकते हैं टोटल नंबर ऑफ 6 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली D में 10 एंड F में 14 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल करोगे तो 32। बस यही पूछा हुआ था गाइस, तो जो 32 है ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वेव फंक्शन साई ऑफ 2s इज गिवन बाय, एक फॉर्मूला दे दिया इन्होंने स्पेसिफिकली कि इस तरह से वेव फंक्शन दिख रहा है, और r इक्वल्स टू क्या मतलब है r नोट रेडियल नोड इज फॉर्म, कि जब r इक्वल्स टू, जैसे आप में भी ग्राफ भी बना रहे हो साई वर्सेस r का, देखिए साई वर्सेस r पे अगर मेरी एटॉमिक स्ट्रक्चर्स की पिछली वीडियोस देखेंगे उसमें मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 भी बता रहा हूँ, अगर प्लेलिस्ट देखते हैं इसकी एटॉमिक स्ट्रक्चर की, उसमें मैंने सब कुछ साई वर्सेस r, साई स्क्वायर वर्सेस r, ठीक है, और जो इसका रेडियल प्रोबेबिलिटी वगैरह जितनी भी डेंसिटी है सबके ग्राफ बताए हुए हैं, तो इसमें मैं रिपीट नहीं करूँगा, आई होप आप उसको एक बार जरूर देख लेंगे। ठीक है, देखिए साई वर्सेस आर में भी अगर आप देखोगे जो एस का स्पेसिफिकली ग्राफ बनता है, मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के नहीं वैसे समझा रहा हूँ जस्ट, तो क्या होता है इस तरह का ग्राफ बनता है, यू जाएगा और इस तरह फॉर एग्जाम्पल। तो जैसे हम क्या करते हैं कि रेडियल नोड्स निकाल लेते हैं, जैसे अगर 1s करोगे तो n माइनस एल माइनस एस निकालते हो, तो 1l के लिए s के लिए l क्या होता है 0 माइनस n माइनस एल माइनस 1 1 तो 0,
तो 1s के लिए एक भी रेडियल नोड नहीं होती, एक नहीं होता। लेकिन जब आप 2s निकालते हो तो 2 माइनस 0 माइनस 1 यानी 1, ये 1 रेडियल नोड होगी। तो इसका मतलब ये एक बार ये क्रॉस करेगा, ये बस यहाँ, ये जितनी बार भी ये ग्राफ ये क्रॉस कर रहा होता है साई वर्सेस आर में, ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स होते हैं बेसिकली आपके रेडियल नोड्स। नाउ रेडियल नोड्स का मतलब ये है कि जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, समझ में आया? जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। तो अब इस क्वेश्चन में, अब देखिए ये समझाने के लिए किया था, तो अब जब ये यूं कह रहे हैं कि मैं बोल रहा हूं कि R इज इक्वल टू आर नॉट, इसका मतलब उस मोमेंट पे जो प्रोबेबिलिटी होगी वो फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन विल बी जीरो। या ये कहूं कि जब ये ग्राफ बन रहा है रेडियल नोड्स पे जो साई की वैल्यू है विल बी जीरो, समझ में? तो जब रेडियल नोड है ये, इस पे जीरो हो गया। तो अगर मैं ये कहूं, लेट जस्ट से कि यहां पर इस फॉर्मूले में R इक्वल टू आर नोट में पुट कर दूं, तो इट मीन्स साई आपका जीरो हो जाएगा। तो साई टू जीरो कर दूं तो 1/2 इंटू 2 पाई 1/a0 हाफ, इसको ऐसे रखते हैं, ठीक है। 2 माइनस आर की वैल्यू क्या होगी आपका R0, ये देखिए कॉन्स्टेंट्स हैं ये सब के सब, और e की पावर माइनस R0 डिवाइड बाई 2a0, ठीक है। अब देखिए जीरो है, ये जीरो चला गया, ये कांस्टेंट है, ये इधर चलाएगा जीरो, ये e की पावर माइनस है, ये भी जीरो चला जाएगा। तो आपके पास जो बचा फाइनल, ये बचा 2 माइनस R0 अपॉन a0 इक्वल्स टू 0, और R0 अपॉन a0 इक्वल्स टू 2, तो R0 क्या हो गया 2a0। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर 4 है इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, बस ये आपको पता होना चाहिए था, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी जब इक्वेशन दे जाते हैं इस चैप्टर्स में तो थोड़े बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बस आपको ये कंसेप्ट याद रखने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वुड हैव द सेम वेवलेंथ एज द बामर टाइप ट्रांजिशन फ्रॉम n इक्वल्स टू 4 टू n इक्वल्स टू 2 ऑफ हीलियम स्पेक्ट्रम। पहली बात तो फ्रॉम रेडरबर्ग इक्वेशन 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू rz स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। n1 क्या है इनिशियल वन और n2 क्या है फाइनल वन, ठीक है। अब ये हीलियम के लिए कह रहे हैं, हीलियम के लिए अगर मैं देखूं 1 अपॉन लैम्डा HE लेट जस्ट से, तो R इंटू जेड क्या है 2, एटॉमिक नंबर हो गया हीलियम का, तो 1 अपॉन 4 से 2 में आ रहा है, यानी 1 अपॉन 4 की पावर 4 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर। सिमिलरली अगर आप हाइड्रोजन के लिए निकालोगे तो 1 अपॉन लैम्डा H, ये क्या हो जाएगा R इंटू जेड क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर ऑब्वियसली, और इसमें लेट जस्ट से 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर ही हम रखते हैं। अब ये दोनों क्या है सेम वेवलेंथ कह रहे हैं। सो अगर सेम वेवलेंथ की बात हो रही है यानी इक्वल्स टू कर दो इन दोनों वेवलेंथ को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा R इंटू ये R से R कैंसिल, तो 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 4 इंटू ये 4 माइनस 16 अपॉन 16 इंटू 4, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया आपका माइनस 12 अपॉन 16, यानी 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस 3/4। अब एक बात देखिए माइनस 3/4, ठीक है। नाउ इसमें गाइज आपको बस हिट एंड ट्रायल करना है, कि ज्यादा कुछ सोचना नहीं कि n इक्वल्स टू ये रखो, कि पहला ऑप्शन देखोगे अगर आप n इक्वल्स टू 1 से n इक्वल्स टू 2, तो लेट जस्ट से n1 2 है और n2 है 1, तो वैल्यू रख के देखें। तो आपको बस ऐसे ही रखना है, इन क्वेश्चंस में हिट एंड ट्रायल ही करा करें। 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आ रही है माइनस 3/4, जिसमें भी आ जाएगी वही आपका आंसर आ जाएगा, यानी 1 अपॉन 4 माइनस 1 यानी माइनस 3/4 हो गया। इसका मतलब यही आपका करेक्ट आंसर है। बाकी के ऑप्शंस भी एक बार चेक कर लेना, ठीक है। सो आई होप गाइज आपको जो क्वेश्चन है समझ में आएगा, बेसिक क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। देखिए ऑफबर्ग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो लोएस्ट एनर्जी वाले शेल्स होते हैं, ये सब शेल्स के साथ साथ वे पहले भरे जाते हैं। यानी अगर देखोगे 1s की जो एनर्जी है वो कम है देन 2s, उसके बाद एनर्जी कैसे बढ़ रही है 1s 2s देन 2p देन 3s देन 3p देन 4s देन 3d देन 4p, इस तरह से आपकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो अगर आप इसको देखोगे इसका मतलब क्या है 3s, देखिए s p d f l की वैल्यू देखोगे तो 0 1 2 एंड 3 ऐसे होती है, तो ये हो गया 3s।
m को आप छोड़ दो, इग्नोर कर दो, इसमें ऐसे कोई वैल्यू नहीं है, जाता है इंपॉर्टेंस इसमें। इसकी हो गई, इसका आपका क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा इसमें 4s, इसका हो गया 3p, ओके, और ये हो गया आपका 2d हो गया, 3d हो गया, 2 का हो गया d, ओके। तो अब इसको अगर आप अरेंज करोगे तो 3s पहले यहाँ पे भरा है, उसके बाद है आपका 3p, यहाँ पे 3s के बाद 3p भरा जा रहा है, करेक्ट गाइज। तो यहाँ पे 3p हो गया, और उसके बाद आपका भरा जा रहा है 4s यहाँ पे, ओके, तो 4s हो गया। एंड उसके बाद में आपकी जो है यहाँ के आने के बाद 3d भरी जा रही, ठीक है, तो ये हो गया 3d। तो जो आपका जो एनर्जी है इंक्रीजिंग वो ये हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया ए, ये हो गया सी, ये ऑप्शन बी, ये डी, यानी जो करेक्ट आंसर क्या होगा डी बी सी ए, डी बी सी ए, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। आई होप गाइज आपको जो क्वेश्चन है समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इन अ कैथोड रे ट्यूब हैव बीन emitted with a velocity of this, the number of following statements which is are true about the emitted radiation is। देखिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन करने से पहले कैथोड रे ट्यूब का हल्का सा एक आइडिया देता हूं ताकि इस क्वेश्चन को करने में आपको आसानी हो, कोई दिक्कत ना हो। देखिए कैथोड रे ट्यूब में बेसिकली कैथोड रेज इवॉल्व होती है ऑब्वियसली। तो ये क्या होती है, ये ट्यूब है जिसको आप कैथोड रे ट्यूब बोलते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये एक नेगेटिवली चार्ज रोड हो गई और ये हो गई आपकी एक पॉजिटिवली चार्ज रोड। इसको बोलते हो आप कैथोड एंड इसको बोलते हो आप एनोड, ओके। अब ये ऑब्वियसली चार्ज है, इसमें आप करंट पास कर रहे होते हो इस तरह से, ठीक है। अंदर जो ये देखिए इलेक्ट्रॉन है, किसी भी मटेरियल की हो सकती है, इट डजंट मैटर, आई मीन किसी भी मतलब मेटल होना चाहिए ऑब्वियसली, लेकिन क्या होना चाहिए इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। और प्लस जो अंदर जो एयर है इज एट वेरी वेरी लो प्रेशर, ओके। अब क्या होता है जब आप चार्ज होता है बेसिकली करंट पास करते हो, तो उसमें ये देखा गया था कि इस साइड, ठीक है, इस तरफ यहाँ पे एक ग्रीनिश टाइप की शेड आनी शुरू हो जाती है, ग्रीनिश करेक्ट कलर प्रोड्यूस होने लग जाता था जैसे करंट पास करते थे। गौर से देखा तो पता लगा कि जो ये बेसिकली यहाँ से ऐसे इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करते हैं फ्रॉम नेगेटिव चार्ज प्लेट टू पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, ओके। और इन प्लेट इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल कर रहे हैं यहाँ से यहाँ, और रेज को क्या बोलते हो, इलेक्ट्रॉन ट्रेवल या जो ये रेज हैं बेसिकली ये जो यहाँ पे शेड डालते हैं इसको बोला गया कैथोड रेज। समझ में आ गया, इसको क्या बोला गया, कैथोड रेज। नाउ इसमें अलग और चीज है कि जो मटेरियल होता है वो इलेक्ट्रोड का, इस पे जो क्या रेज होंगी, कैथोड रेज के जो प्रॉपर्टीज हैं वगैरह वगैरह, इस पे मटेरियल पे नो डिपेंडेंसी होती है, कोई डिपेंडेंसी नहीं होती। और दूसरा ये भी पता किया गया कि अंदर जो आपका एयर है, जो नेचर है, ठीक है, अंदर एयर है या कोई भी गैस प्रेजेंट है उस पर भी कोई नो डिपेंडेंसी होती, कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है। तो अल्टीमेटली ये हुआ क्योंकि ये अल्टीमेटली है तो इलेक्ट्रॉन्स ही, तो इलेक्ट्रॉन्स ही इंडिपेंडेंट होते हैं इन नेचर की। ये प्रॉपरली समझ रहे हो आप मेरी बात। तो अगर आप इस मेथड को आप समझ गए हो तो नीचे से देखते हैं ना, द नेचर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट कैथोड रे ट्यूब, दिस इज इनकरेक्ट बताया। ये देखिए फैक्ट बेस्ड वाला है, इसमें ऐसा कुछ ज्यादा एक्सप्लेन नहीं है करने का जब तक आप एक्सपेरिमेंट खुद ना करके देखो, है ना। द कैथोड रेज स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स एनोड, दिस इज करेक्ट। The characteristic of electron emitted depend upon the material of the electrodes of the cathode ray tube. No, बताया no dependency. This is incorrect. Again, de Broglie wavelength of electron emitted is this. ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। डी ब्रोगली वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के लिए इसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, ओके। सो ये वेवलेंथ की होगी आपकी इलेक्ट्रॉन की, तो एच इक्वल्स टू क्या हो गया आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होगी 6 × 10⁻34 गिवन भी है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही ट्रेवल कर रहा है तो 9 × 10⁻31, और वेलोसिटी आपको दी हुई है 1000 मीटर पर सेकेंड रख लिया। इसको कैलकुलेट करोगे आपका आ जाएगा 666.67 × 10⁻9 मीटर, ठीक है। नैनोमीटर में क्या गया है, तो यानी ऑब्वियसली 666.67 नैनोमीटर आपका आंसर आ गया। तो दिस मीन्स ये स्टेटमेंट जो आपका करेक्ट है। तो अब पूछा हुआ था कि कौन कौन से नंबर ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स जो कि ट्रू है, यानी ए ऑप्शन एंड सी ऑप्शन, यानी जो करेक्ट आंसर है आपका वो गया 2। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा।
सो फिलहाल इस क्वेश्चन में इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे। प्लीज़ गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक करें प्लीज़, शेयर करें, अगर सब्सक्राइब करें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़, इट हेल्प्स अ लॉट। बाय।